नमो नमः सर्वेभ्यः। गुण संधि की प्रक्रिया में अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था गुण संधि के नियम के बारे में, और आज अपन अध्ययन करने वाले गुण संधि के अंतर्गत आने वाले सभी अपवाद अथवा वार्तिकों के बारे में। तब अपना नियम रहेगा गुण संधि के अपवाद। गुण संधि के अपवाद। अपवाद से तात्पर्य नियम गुण संधि जैसे ही होंगे, लेकिन वहां पे गुण संधि का प्रयोग नहीं किया जाएगा और दूसरी संधि का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए उसको क्या जाना जाता है, गुण संधि के अपवाद के नाम से जाना जाता है। अब गुण संधि के अपवाद में सबसे पहला नियम मैं आपके सामने सूत्र लिखता हूं। अक्षा दोहिन्यामुप संख्यानम। अक्षा दोहिन्याम उपसंख्यानम। याद रखना दो शब्द आएंगे, अक्ष और उसके पश्चात आता है ओहिनी। वार्तिक क्या कहता है? वार्तिक कहता है कि यदि अक्ष शब्द के पश्चात ओहिनी शब्द हो, ओ दीर्घ है, ध्यान रखना कि अक्ष शब्द के पश्चात ओहिनी शब्द आता है, उस स्थान पर गुणादेश नहीं होकर के वृद्धि आदेश हो जाता है। याद रखना, गुणादेश नहीं होकर के वृद्धि आदेश हो जाता है। अब वृद्धि आदेश सूत्र है कि ये एक ही वार्तिक का एक ही अपवाद है। अपवाद को अपन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या कह रहा है कि अक्ष शब्द है और उसके पश्चात क्या आना चाहिए, वही नहीं आना चाहिए। निकालो, क्ष में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ। क्या मिला हुआ है, अ, और इसके बाद में क्या मिला हुआ है, उ मिला हुआ है, ठीक है। ओहिनी का क्या आ रहा है यहाँ पे, उ कैसा है, दीर्घ। नियम क्या पढ़ा था कि यदि अ के पश्चात क्या आ जाए, उ आ जाए, तो दोनों को मिला करके क्या बनता, ओ। ये क्या कर रहा है, बनना तो क्या चाहिए, ओ चाहिए। क्या बन रहा था, गुणादेश होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये गुणादेश का क्या कर देता है, खंडन कर देता है। कहता है कि ओ आदेश नहीं होकर के यहाँ पर कौन सा आदेश हो जाएगा, औ जो होता है वह कौन सा आदेश कहलाता है, वृद्धि आदेश कहलाता है। कौन सा आदेश कहलाता है, वृद्धि आदेश कहलाता है, ठीक है। अब क्या बनना चाहिए था, ओ बनना चाहिए था, लेकिन क्या बन जाता है, औ बन जाता है। क्ष में से अपन ने क्या निकाला, अ निकाला, तो यहाँ पे जो क्ष बचेगा वह क्ष कैसा होगा, हलंत होगा। ओ आदेश नहीं होकर के यहाँ पर क्या आ रहा है, औ आ रहा है, और पीछे ऊ चला गया, शब्द का निर्माण हो गया हिनी। पीछे क्या शेष रहा, हिनी। अब देखो क्ष में क्या मिलाएंगे, औ, तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा वह क्या बनेगा, क्षौ बनेगा, ठीक है। पीछे क्या जोड़ देंगे, हिनी जोड़ेंगे, शब्द क्या हो गया, अक्ष। अब इसको मिलाएंगे, देखो मिलाओगे तो शब्द क्या बन जाएगा, अक्षौहिणी। क्या बनेगा, अक्षौहिणी। परंतु अपन ने जब अनुवाद प्रकरण की बात करते हैं तब सूत्र आता है रसाभ्याम नोन समान पदे। तब सूत्र कहता है कि यदि किसी शब्द में, याद रखना, यदि किसी शब्द में र हो या फिर क्ष हो या फिर क्ष हो, ऐसे स्थानों पर हमेशा ण वर्ण आदेश हो जाता है। इनके सार में कभी भी न वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अक्ष है, यार अक्ष, इसका मतलब इस न के स्थान पे क्या बन जाएगा, ण बन जाएगा, और शब्द कौन सा बन जाएगा, अक्षौहिणी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अक्षौहिणी। याद रखना, अक्षौहिणी देख के पूछे संधि विच्छेद क्या होता है, अक्षौहिणी का संधि विच्छेद होता है अक्ष प्लस ओहिनी, और अक्ष प्लस ओहिनी से कौन से शब्द का निर्माण होता है, तो ऑप्शन में हमेशा अक्षौहिणी भी दे रखा होता है और अक्षौहिणी भी दे रखा होता है। अपने को कौन से शब्द का चयन करना है, अपने को चयन करना है अक्षौहिणी शब्द का चयन करना है। व्याकरण की दृष्टि से
कौन सा शब्द शुद्ध माना जाएगा? अक्षौ हीनी शब्द शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे दूसरे वार्तिक के बारे में। ठीक है, दूसरा वार्तिक है अपना स्वादि। दूसरा, ये भी दूसरा वार्तिक ही पढ़ रहे अभी अपन। वार्तिक दूसरा है स्वादि रे ऋणो हो। स्वादि रे ऋणो हो। थर्ड ग्रेड रीड की परीक्षा में आपको वार्तिक का नाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उदाहरण के माध्यम से पूछा जा सकता है। शुद्ध शब्द का चयन करने के लिए पूछा जा सकता है, तब अपने को ये याद होना नितांत आवश्यक हो जाता है। अब ये दो शब्द कहता है, कौन सा शब्द कहेगा? एक तो कहेगा स्व, फिर कहेगा इर अथवा इरिणी। याद रखना, दो ही उदाहरण है इस सूत्र के कि यदि स्व शब्द के पश्चात इर शब्द आता है। ठीक है, पहला उदाहरण बना देते हैं। स्व में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। बाद में क्या आ रहा है? ई। दोनों को मिला करके क्या बनना चाहिए? ए बनना चाहिए। ए जो बनेगा वह ए कौन से संधि में चला जाता है? गुणादेश। लेकिन ये कहता है ए नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब ये आई की बात करता है, इसका मतलब ये आई कौन सा आदेश कहलाता है? आई कहलाता है वृद्धि आदेश कहलाता है। ठीक है, बात करते आगे। अ में व में से अ चला गया तो वह कैसा रहा है? वह रहा है हलंत। दोनों को मिलाने से क्या प्राप्त हुआ है? आई। फिर इसके ई चली गई, शब्द क्या रहा है? रह शेष रहा है। व में क्या मिलाएंगे? आई। व की कितनी मात्रा आ जाएगी? 2। पीछे क्या जोड़ देंगे? शब्द र। शब्द का निर्माण हो गया और ये शब्द अपना क्या कहलाएगा? स्वैरह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वैरह। ठीक इसी प्रकार इसका दूसरा उदाहरण क्या है? स्व प्लस ईरिणी, स्वधन ईरिणी। इसका निर्माण कैसे होगा? व में से क्या निकालेंगे? अ। पीछे क्या है? ई। दोनों को मिला करके क्या बनना चाहिए? ए। लेकिन ये कहता ए नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे शब्द का निर्माण व में से अ निकाला, व हलंत। ठीक है, आई आदेश आगम हुआ, उसके बाद में ऋणी, पीछे जोड़ दो शब्द पीछे, व में क्या मिलेंगे? आई। शब्द क्या बन जाएगा? वही। पीछे क्या जोड़ेंगे? ऋणी। शब्द क्या बन जाएगा? स्वई ऋणी। शब्द क्या बन जाएगा? स्वई ऋणी। इस प्रकार ये कितने उदाहरण है? यहाँ पे दो ही उदाहरण है। एक स्वधन इरह स्वैरह, दूसरा स्वधन इरिणी स्वय ऋणी ही। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन तीसरे वीडियो में, सॉरी अगले नेक्स्ट तीसरे नियम के बारे में। तीसरे नियम के बारे में उल्लेख करते हैं। ठीक है, तो तीसरा नियम पढ़ते हैं। तीसरा नियम अपन एक सिंपल तरीके से लिख लेते हैं इसको। उपसर्ग याद रखना कि प्र उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है? प्र क्या है? उपसर्ग है। एक उपसर्ग आएगा जिसका नाम आएगा आपके प्र उपसर्ग। याद रखो, प्र उपसर्ग के पश्चात ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एश अथवा एश शब्द हो। ठीक है, ऐसे स्थानों पर भी हमेशा गुण संधि का प्रयोग नहीं होकर के वृद्धि संधि का प्रयोग हो जाता है। कैसे हो जाएगा? याद रखना, यहाँ पे उपसर्ग केवल कौन सा आएगा? प्र ही आएगा, और प्र के पश्चात भी शब्द दे रखे, वो भी क्या है? निश्चित है, निर्धारित है। कौन कौन से शब्द? ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एश, ऐसे शब्द आते हैं। ऐसे स्थानों पर गुणादेश नहीं होकर के हमेशा वृद्धि आदेश हो जाता है। याद रखते हैं। पहला नियम, पहला उदाहरण पढ़ते हैं जैसे अपन। पहला उदाहरण है प्रधन ऊह, प्रधन ऊह। अब प्र में क्या मिला हुआ है? प्र में मिला हुआ है अ, और पीछे क्या आ रहा है? ऊ। पता है
अ और उ का जब भी संयोग होता है तो वहाँ पे हमेशा कौन सा आदेश होता है? गुणादेश। लेकिन ये गुणादेश को क्या कर रहा है? रोक रहा है, गुणादेश नहीं होगा। ये कहता है यहाँ पे कौन सा आदेश हो जाता है? औ। और औ जो आदेश होता है वह आदेश हमेशा कौन सा कहलाता है? वृद्धि आदेश कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आदेश कहलाएगा? वृद्धि। अब देख तो प्र में से अ निकाल दिया तो ये प्र होगा वो कैसा हो जाएगा? हलंत हो जाएगा। ओ बनना चाहिए था, ओ नहीं बना, लेकिन क्या बना है? औ बना है। यहाँ पे क्या लिख देंगे? औ, पीछे ओ चला गया, शेष क्या रहेगा? ह शेष रहेगा। अब देखो प्र में क्या मिलाएंगे? औ मिलाएंगे, शब्द क्या बनेगा? प्रऊ। पीछे क्या जोड़ देंगे? ह। शब्द क्या बन जाएगा? प्रौह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रौह बन जाएगा। सेम इसी तरह अन्य उदाहरण भी देख लेते। शब्द लिखा प्रधन उडह, शब्द क्या है? प्रधन उडह। फिर अपन ने शब्द लिखा प्रधन उडीही। फिर शब्द लिखा प्रधन एस्यः। और फिर शब्द है प्रधन एषः, प्रधन एषः। अब बात करते हैं उदाहरण की। सेम ऐसा कैसा? ओ बनना चाहिए, ओ नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा? औ। शब्द क्या बन जाएगा? प्रौढ़ः। शब्द क्या बनेगा? प्रौढ़ी। ये पहले से वृद्धि संधि के उदाहरण है। प्र में ए मिलेगा तो आई बन जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा? प्रैस्यः। और इसको मिलाएंगे, शब्द क्या बन जाएगा? प्रेष। अब देखो यहाँ पे इसका एक खुद का वापस अपवाद आ जाता है। कहता है कि यदि प्र के पश्चात यदि ऊढ़वान शब्द आए, क्या है? ऊढ़वान, या फिर शब्द आ जाए प्र के पश्चात ऊढ़वती। क्या शब्द आ जाए? या तो ऊढ़वान आ जाए या फिर क्या आ जाए? ऊढ़वती। ऐसे स्थानों पे हमेशा गुण संधि का ही प्रयोग किया जाता है। तो प्र में ऊ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रो। पीछे क्या जोड़ देंगे? ढवान। शब्द क्या बन जाएगा? प्रोढ़वान। और प्र में ऊ बनाएंगे प्रऊ, पीछे क्या जोड़ देंगे? ढवती। शब्द क्या बन जाएगा? प्रौढ़वती। याद रखना, प्रौढ़ प्रौढ़ी पूछे तो वृद्धि संधि के अंदर आएगी, और प्रौढ़वान और प्रौढ़वती पूछे हमेशा गुण संधि के अंतर्गत समित होते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन कुछ आगे अन्य उदाहरण के बारे में। अन्य उदाहरण के बारे में अगर बात करते हैं तो अन्य उदाहरण अपन देख लेते हैं क्या कहता है। तो इसके बाद में अगर और उदाहरण देख लेते हैं, और उदाहरण जैसे सूत्र आता है एक ऋतेन च तृतीया समास से। सूत्र आता है ऋतेन च तृतीया समास से। सूत्र कहता है कि ऐसा कोई शब्द हो जहाँ पर अपने को तृतीया तत्पुरुष समास की अनुभूति हो रही हो। सूत्र का नाम है ऋतेन च, चौथा अपवाद है अपना, ऋतेन च तृतीया समास से। ऋतेन च तृतीया समास से। अब यहाँ पे देखो ऋत का मतलब होता है बिना अथवा रहित, बिना अथवा रहित। ऋत का अर्थ क्या होता है? अब मैंने शब्द लिखा यदि सुख प्लस ऋत, सुख धन ऋत। अब सुख धन ऋत लिखा है, यहाँ पे आप देखो ये मैं कह सकता हूँ सुख से रहित, दुख से रहित अर्थ निकलता है। इसका मतलब से अर्थ निकल रहा है तो तृतीया तत्पुरुष समास की अपने को क्या हो रही है? अनुभूति हो रही हो। जहाँ पे से आता है, से अथवा वे द्वारा मतलब तृतीया कारक में भी आता है, समास में भी आता है। तो यह तृतीया समास की अनुभूति होती हो, ऐसे शब्दों में भी हमेशा कौन से शब्द का हमेशा गुण संधि के अपवाद में भी चली जाती है। अब देखो सुख प्लस ऋत लिखा है, सुख में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। इधर क्या मिला हुआ है? री। अ प्लस री का जब संयोग होता है वहां पे क्या बन जाता है? अर। लेकिन ये कहता है यहाँ पे अर नहीं बनेगा। यहाँ पे जिस शब्द का निर्माण हो जाएगा वह शब्द क्या कहलाएगा? वृद्धि कहलाएगा। इसका मतलब अर के स्थान पे यहाँ पे क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आर। अब देखो ख में से अ निकला, ख कैसा रहा? हलंत रहा। ठीक है,
अर नहीं बन के यहाँ पे कौन सा आदेश हुआ है, आर, री चली गई, पीछे क्या शेष रहा है, पीछे शेष रहा है, तो ख में क्या मिलाएंगे, आ मिला देंगे, शब्द का निर्माण क्या हो जाए, खा, ये र आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, तो अपना शब्द क्या बन जाएगा, सुखार्थः। क्या बन जाएगा, सुखार्थः। सुख से रहित, दुख प्लस रित पूछे तो दुखार्थ बनेगा। इसका वापस अपवाद, यदि अपवाद आ जाए कि परम धन रितः, क्या आ जाए, परम धन रितः। अब परम से रहित ऐसा कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संधि मानी जाएगी, गुण संधि मानी जाएगी। ये अपवाद का वापस क्या माना जाता है, अपवाद माना जाता है। परम, म में से क्या निकाल दो, अ निकालो, पीछे क्या आ रहा है, री, दोनों को मिलाएंगे, क्या बन जाता है, आर बन जाता है। यदि तृतीया तत्पुरुष समास की अनुभूति होती तो क्या बन जाता, आर, लेकिन यहाँ परम से रहित, तो परम से रहित कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए यहाँ पे क्या रहेगा, अर ही रहेगा। म में से अ चला गया, म कैसा रहा, हलंत, दोनों को मिलाने से क्या बना, अर बना, पीछे री चली गई, शब्द क्या बनेगा, तह बनेगा। अब म में क्या मिला देंगे, अ मिलाएंगे, म कैसा हो जाएगा पूरा, र आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, शब्द का निर्माण हो जाएगा, और वो शब्द अपना क्या बन जाएगा, परमार्थः बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परमार्थः बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले आगे की वार्तिक के बारे में। ठीक है, अगला वार्तिक देख लेते हैं। अगला वार्तिक है अपना उपसर्गाद्रति धातोः, उपसर्गाद्रति धातोः। अब देखो ये वार्तिक क्या कहता है, ये वार्तिक कहता है उपसर्गाद्रति धातोः, ये कहता है कि उपसर्ग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उपसर्ग। अब याद रखो, ये याद रखना है कि अपने को कि अवर्णांत उपसर्ग हो, अवर्णांत उपसर्ग, उसके पश्चात री वर्ण से प्रारंभ होने वाली, री वर्ण से प्रारंभ होने वाली धातु हो, री वर्ण से प्रारंभ होने वाली धातु हो। ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे कौन सा आदेश हो जाएगा, वृद्धि आदेश हो जाएगा। कौन सा आदेश हो जाएगा, वृद्धि आदेश हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा, उदाहरण लिखा अपन ने, उपधन रिच्छति, उपधन रिच्छति। उप क्या है, उपसर्ग है, रिच्छति क्या है, क्रिया है, किससे प्रारंभ हो रही है, री से। इसका मतलब यहाँ पे क्या आदेश होगा, वृद्धि आदेश होगा। लिख लेते, प में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, पीछे क्या आ रहा है, री, दोनों को मिलाने से क्या बनना चाहिए, अर बनना चाहिए, लेकिन यह अर नहीं बनेगा। यहाँ पे कौन सा शब्द का निर्माण हो जाएगा, वृद्धि आदेश होगा। इसका मतलब अर की जगह यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। अब देखते हैं अपन, प में से क्या निकाल दिया है, अ निकाल दिया, प कैसा रहा, हलंत। ठीक है, री, दोनों के स्थान पे क्या बनना चाहिए, आर, ये लिख दिया आर, फिर इसकी री चली गई, शेष क्या रहा, चथी। ठीक है, अब इसको मिलाओगे, प में क्या मिलाएंगे, आ, शब्द क्या बन जाएगा, पा प्लस र प्लस छति, मिला देंगे शब्द को, तो शब्द को जैसे मिलाएंगे शब्द क्या बनेगा, पा, र आगे वाले वर्ण के ऊपर जाएगा, यह छ पे शब्द का निर्माण हो जाएगा, उपार्थति। क्या बन जाएगा, उपार्थति बन जाएगा। उपार्थि शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, ये सारे अपवाद स्वरूप पढ़े जाते हैं, गुणादेश नहीं होकर के वृद्धि आदेश। एक उदाहरण, एक ही सूत्र, इसके बारे में अपने को ध्यान में रखना है। अब अपन आगे बढ़ते नेक्स्ट अगले अंतिम वार्तिक के बारे में, और एक वार्तिक अपन इसका और देख लेते हैं, ताकि परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण वार्तिक है सारे अपने को पढ़ लेना चाहिए। वार्तिक है, मैं आपको सिंपल तरीके से लिख देता हूँ। मैं वार्तिक लिखता हूँ, यदि यहाँ पे
यदि लिखो वत्सर कंबल वसन दश ऋण शब्द के पश्चात यदि ऋण शब्द आता है तब भी वहाँ पे हमेशा कौन सा आदेश हो जाएगा? आर आदेश हो जाता है। क्या नियम है कि यदि वत्सर कंबल वसन दश ऋण शब्दों के पश्चात ऋण शब्द आता है, ऐसे शब्दों के स्थान पर भी हमेशा कौन सा आदेश हो जाता है? आर आदेश हो जाता है। पहला उदाहरण लिख लेते। कितने उदाहरण आएंगे? 1 2 3 4 5 और 6 उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण फिक्स से पहला उदाहरण लिखा मैंने, यदि और अंत में मुझे क्या लगाना है? सबके साथ में ऋण, यहाँ पे मैं लगा दूंगा ऋणम। क्या लगा देंगे? ऋणम। अब देखते हैं कैसे बनता है। में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है, पीछे क्या आ रहा है? री। दोनों को मिला करके क्या बनना चाहिए था? अर बनना चाहिए, लेकिन अर आदेश नहीं होगा। क्या आदेश होगा? लिख रखा है आर आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? आर आदेश हो जाएगा। अब देखो में से क्या निकाल दिया? अ निकाला। कैसा हो रहा? हलंत हो रहा है। दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा। री चली गई, पीछे शेष क्या आ रहा? अणम रहा। अब इसको मिलाएंगे, में क्या मिलाएंगे? आ, तो क्या बन जाएगा? प्रा। र आगे वाले वर्ण के ऊपर जाके रे बनेगा, शब्द का निर्माण हो जाएगा और वह शब्द क्या बन जाएगा? प्रारणम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रारणम। सेम इसी प्रकार दूसरा लिख देते, वत्सर प्लस ऋणम। फिर लिखते कंबल धन ऋणम। तीसरा, दूसरा वत्सर, तीसरा कंबल, चौथा हो गया वसन प्लस ऋणम। पांचवा है 10 धन ऋणम। छठा है ऋण प्लस ऋणम। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे शब्दों का निर्माण कैसे हो रहा है। तो वत्सर को भी क्या करना? आर करना है। क्या लिखेंगे? वत्स। र में क्या मिलाएंगे? आ। फिर ये री चली गई, पीछे वाले ऋण के ऊपर क्या आ जाएगा? ऋण। शब्द क्या बन जाएगा? वत्सरारणम। आप एक एक शब्द को इस प्रकार से बनाओगे तो प्रत्येक शब्द का निर्माण हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन कंबल की। कंबल में आ मिलाएंगे, कंबला। ये री चली गई, न के ऊपर र लगा दो, कंबलारणम। उसके बाद वसन को वसना, री चली गई, न के ऊपर र लगाएंगे, वस नारणम। 10 को दशा, री चली गई, ऋण के ऊपर र, दशारणम। ऋण में री, ण को णा, री चली गई, वापस न, ऊपर र, शब्द क्या बन गया? ऋणार्णम। इस प्रकार से इस वीडियो में अपन देखा कि गुण संधि के अपवार स्वरूप किन किन वार्तिकों का प्रयोग होता है और किस किस वार्तिक के अंतर्गत किन किन उदाहरणों का समावेश किया जाता है। तो ये अपने गुण संधि के नियम और गुण संधि के अपवाद स्वरूप जितने भी सूत्र और नियम अथवा वार्तिकों का अपने अध्ययन किया है, इन वार्तिकों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से वर्तमान में अपवाद स्वरूप आने वाले उदाहरणों को विशेष तौर से पूछा जाता है। ठीक है, मिलते हैं आगे नेक्स्ट अगले वीडियो में नई संधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।